नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है और बाजार में रुझान बेहतर दिख रहा है। हालांकि इस सोमवार को शुरुआत अच्छी हुई, फिर थोड़े क्षण भर के लिए हमने जो बढ़त थी वो गंवा दी थी, लेकिन फिर से ऊपर की तरफ के दायरे दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक के, रुपए डॉलर के और ऊर्जा बाजार यानी कि कच्चे तेल के। सेंसेक्स करीबन 100 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 73,905 का स्तर है सेंसेक्स का। 22,416 का स्तर है निफ्टी का, जहां पर आपको 40 पॉइंट की बढ़त दिख रही है। और निफ्टी में 47,460 160 पॉइंट की बढ़त निफ्टी बैंक निफ्टी में। रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती और 83 के नीचे के स्तर हम फिलहाल देख रहे हैं। 82.89 का स्तर है रुपए का $1 के सामने। 0.01 पैसे की मजबूती फिलहाल हम देख रहे हैं रुपए में। और कच्चे तेल में दोस्तों बिल्कुल सपाट कारोबार देख रहे हैं। हालांकि जो स्तर हमने बताए थे पिछले हफ्ते और उसके पहले हफ्ते के रुपए में 83 के नीचे हम मजबूती देख सकते हैं और कच्चे तेल में भी गिरावट देख सकते हैं, और वही रुझान हमें दिख रहा है। रुपया 82.89, जैसे मैंने बताया, 0.01 पैसे की मजबूती। और कच्चे तेल में 83.61 डॉलर प्रति बैरल का दाम है ब्रेंट का, और $80 के आसपास स्तर चल रहा है नाइमेक्स का। दोनों में ही हमने गिरावट देखी है और आज सुबह बिल्कुल सपाट कारोबार, कोई बड़ी बढ़त ना तो गिरावट कच्चे तेल में हम देख रहे हैं, दोनों ब्रेंट और नाइमेक्स में। तो दोस्तों अब बाजार पे आते हैं। पिछले 2 हफ्तों से हम निरंतर बता रहे थे कि 22,150 नीचे में। हालांकि पिछले हफ्ते हमने कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए, वो 22,000 के स्तर तोड़ दिए थे, नीचे गए, लेकिन फिर से हम ऊपर की तरफ आए और 22,000 के ऊपर बंद दिए। और ऊपर के तरफ का एक जो सीमा बताई थी वो था 22,300, और हमने ये भी बताया था कि 22,300 पार करने के बाद मेरे ख्याल से हमारा मानना है कि 22,400-500 संभवतः निफ्टी स्पॉट पे दिख रही है। तो दोस्तों अब क्योंकि हम निर्णायक तरीके से 22,400 के आसपास काम कर रहे हैं फिलहाल, आज सोमवार की सुबह 10:30 बजे, अगर 22,400 के पार बने रहे हैं हम आज निर्णायक तरीके से, तो संभवतः है 22,500 और 22,600 के आसपास जाने की। इसके लिए समय लगेगा दोस्तों, और यह हफ्ता जो है वो थोड़ा छोटा हफ्ता है। 8 तारीख शुक्रवार को इस हफ्ते महाशिवरात्रि को लेकर के छुट्टी है, तो कारोबार आज से लेकर के गुरुवार तक होगा। और क्योंकि एक छोटा कारोबारी सत्र है, तो शायद बुधवार और गुरुवार तक या गुरुवार तक थोड़ी बहुत उठापटक और खींचातानी हावी हो सकती है, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं शेयर बाजार की भाषा में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने मिलेगी बुधवार को और खास करके गुरुवार को, क्योंकि वो एक आखिरी दिन होगा हफ्ते का कारोबार को लेकर के। हमारा अनुमान ये भी कहता है दोस्तों कि बाजार में जिस प्रकार से हमने रुझान देखा है, हर एक गिरावट पर खरीदारी आती हुई दिख रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना यह है कि बाजार का एक दायरा, जिससे हम पिछले हफ्ते और उसके पहले हफ्ते हमने आपको बताया था, वो दायरा जो है अब ऊपर की तरफ आया है नीचे का। तो नीचे का दायरा होगा करीबन 22,000 22,200 के आसपास, और ऊपर की तरफ 22,500 और 22,600 का स्तर हम मान के चल रहे हैं, जो भी घटनाक्रम हमारे सामने मौजूद है स्थानीय मार्केट में और अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो संकेत आ रहे हैं उसको देखते हुए। दोस्तों वास्तविकता ये भी है कि मार्च के महीने में एडवांस टैक्स के आंकड़े आएंगे, और ये अनुमानित हमें दशा और दिशा दे सकता है चौथी तिमाही के नतीजे किस तरीके से हो सकते हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है, एडवांस टैक्स के आंकड़े जब आते हैं 15 मार्च के बाद ये आंकड़े हमारे सामने आएंगे या 15 मार्च को आ जाएंगे, तो एक अनुमानित आकलन लगा सकेंगे कि चौथी तिमाही के नतीजे कैसे होंगे। अगर आंकड़े एडवांस टैक्स के बेहतर रहे तो जाहिर है नतीजे चौथी तिमाही के अच्छे आने की पूरी उम्मीद रह सकती है, क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर। पिछले कुछ समय से हमारे भारत देश की विकास दर को लेकर के काफी उत्साह बाजार में दिख रहा है दोस्तों। और आज सुबह ही कुछ समय पहले मूडीज, जो कि एक विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने हमारे देश, भारत देश की जो विकास दर का स्तर है वो ऊपर की तरफ बढ़ाया है। और हमारा अनुमान भी यही कहता है कि निर्णायक तरीके से हमारी जो विकास दर है
वो बाकी अन्य उभरते हुए बाजार और उभरे हुए बाजार से आगे जाने की पूरी पूरी संभावना रखती है। और अगर ऐसी परिस्थिति होती है दोस्तों, तो हमारा मानना ये कहता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो यहाँ पर आए हुए हैं, निवेशित है, वो तो और निवेश करेंगे, लेकिन जो रुके हुए हैं वो भी काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगे और हमारे भारत देश में निवेश करेंगे। एक आंकड़ा और बता देता हूं दोस्तों, जो नए खाते खुल रहे हैं डीमैट के या फिर नए निवेशक म्यूचुअल फंड में सिप के माध्यम के द्वारा जा रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम के द्वारा है, उसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। इससे स्थानीय संस्थागत निवेशकों को नकदी की ताकत मिलती है जो काम आती है किसी भी प्रकार के अनिश्चितता वातावरण जो विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली करते हैं उसका सामना करने के लिए। और ये आंकड़ा है, ये निरंतर ऊपर जा रहा है। और खास करके जो बड़े शहर और मझौले शहर है, वहां से तो लोग जुड़ रहे हैं शेयर बाजार के साथ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के साथ, लेकिन जो टायर 2 या टायर 3 यानी कि जो छोटे शहर है, जो छोटे छोटे गांव है, वहां से भी लोगों में जागरूकता जाग रही है। तो जाहिर है आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से नए लोग, नई जनसंख्या जुड़ती रही शेयर बाजार के साथ, सीधे सीधे शेयर मार्केट में निवेश करके या फिर म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करके एसआईपी माध्यम या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करती है, तो स्थानीय संस्थागत निवेशकों को बहुत बड़ी ताकत मिलती है विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का सामना करने के लिए। और ये निरंतर प्रयास रहेगा हमारा। अक्सर हम प्रयास करते हैं कि लोगों को जागरूक करते जाएं। तो अगर इस प्रकार का वातावरण हुआ दोस्तों, तो हमें लग रहा है कि शायद 22,500 या 22,600 एक मात्र औपचारिकता हो सकती है। हाँ, ये कोई सीमा नहीं है, यहां से हम ऊपर और जाएंगे, खाली थोड़ा समय का आभास रखना चाहिए और थोड़ी बहुत धैर्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, हर एक बार, हर हफ्ते सोमवार को जब हम आपसे मिलकर बात करते हैं शेयर बाजार के बारे में, तो 2 विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर आपको देते हैं। आज जो 2 विकल्प हम आपके लिए लेके आए हैं वो मझौले सूचकांक से हैं, मझौले क्षेत्र है, मिड कैप जिसे हम कहते हैं। पहली कंपनी है ऑटो एंसिलरी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी उनो मिंडा। दोस्तों, हमारा अनुमान यह भी कहता है कि भारत में जो विभिन्न क्षेत्र है, वहां से जो ऑटो क्षेत्र है वो आने वाले समय में बेहतर रुझान लेकर के आएगा और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी काफी मिला है इस क्षेत्र को, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को लेकर के, सेमीकंडक्टर चिप की सुविधाएं, नई उत्पादन सुविधाएं खड़ी करने में भी काफी कुछ प्रोत्साहन मिला है। तो अगर ऑटो क्षेत्र अच्छा करता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो ना तो सिर्फ ऑटो एंसिलरी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ता है, लेकिन ओईएम सेगमेंट पर भी करता है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि उनो मिंडा है। पहले तो नए गाड़ियां जो, नए वाहन जो लॉन्च होंगे, चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, 4 पहिया हो या फिर कमर्शियल व्हीकल हो, ट्रैक्टर हो, एग्री इक्विपमेंट हो, वहां पर इनके पुर्जे की जरूरत पड़ेगी। तो न्यू ऑर्डर मार्केट एक बहुत मजबूत लग रहा है और उतना ही दुरुस्त है दोस्तों रिप्लेसमेंट मार्केट, यानी कि गाड़ी में अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो आपको नया डालना पड़ता है। और आजकल लोग डुप्लीकेट यानी कि नकली प्रोडक्ट से ज्यादा, थोड़ी बहुत ज्यादा कीमत देकर के ओरिजिनल प्रोडक्ट डालने के प्रयास करते हैं। तो ये होगा एक रिप्लेसमेंट मार्केट। तो हमें लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प है। जो भी विस्तार योजनाएं थी इस कंपनी की अब पर्याप्त रूप से समाप्त हो चुकी है और हमारा मानना है कि ये जो नई क्षमता जुड़ी है या फिर नई अधिग्रहण इस कंपनी ने किया है उसको लेकर के तिमाही नतीजों पर एक अच्छा रुझान और आंकड़ा दिखना चाहिए जो कि शेयर के दामों को ऊपर की तरफ परिवर्तन कर सकती है। तो पहला विकल्प है उनो मिंडा। दूसरा विकल्प है दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कैन फिन होम्स। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बेहतर सुधार हो रहा है। रजिस्ट्रेशंस घरों के बेहतर हो रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बेहतर हो रहे हैं और निरंतर आपने देखा होगा एक ऐतिहासिक स्तर पर नई प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले नोएडा एनसीआर में डीएलएफ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। आज कुछ खबरें आई हैं, सिग्नेचर ग्लोबल नामक कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर की, जहां पर रिकॉर्ड स्तर पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं अपने नए प्रॉपर्टीज जो बेचने के लिए निकाले थे। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो उसका प्रतिबिंब जो है बेहतर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर पड़ता है। और एक बेहतर परिवर्तन ये हो रहा है दोस्तों कि ब्याज दरें पिछले 6 या 7 क्रेडिट पॉलिसी से कोई बदलाव नहीं किया है। और अगर हमारी विकास दर इसी प्रकार से बढ़ती रही और महंगाई की दर नीचे आई, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबरान को उत्साहित करेगी सलाह देने के लिए आरबीआई गवर्नर को ब्याज दरों में कमी लाने के लिए। तो ऐसा होता है दोस्तों, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। और हमें लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जहां पर एसेट क्वालिटी बेहतर है और ब्याज दरें अगर कम होती हैं दोस्तों, तो जाहिर है लोन बुक ग्रोथ आगे बढ़ेगी। लोन बुक ग्रोथ आगे बढ़ेगी तो इनकी आय जो है वहां पर वृद्धि होगी
और इनका जो शुद्ध मुनाफा है उसमें आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये पूरा जो समीकरण है रियल एस्टेट सेक्टर का प्रतिबिंब जो है बेहतर हाउसिंग फाइनेंस पे पड़ेगा, और ब्याज दरें अगर स्थिर रहती है या नीचे आती तो उसका भी एक सकारात्मक असर आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आते हुए दिखेगा। यहाँ पर भी दोस्तों नतीजे अच्छे आ रहे हैं। नेट एसेट क्वालिटी, ग्रॉस नेट और ग्रॉस एनपीए कम आ रहा है, प्रोविजनिंग कम हो रही है, और अवसर जिस प्रकार से हमें आने वाले भविष्य में लग रहा है, हमें लग रहा है हाउसिंग फाइनेंस आपको नजर रखनी चाहिए। तो दो विकल्प है दोस्तों मझौले क्षेत्र से उनो मिंडा और कैनफिन होम्स। कहनिया हमारे लिए पर्याप्त होगा कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम लंबी अवधि के लिए राय दे रहे हैं। इसके लिए आपके पास लंबी अवधि की समय सीमा होगी, 6, 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने। जितना ज्यादा समय आप देंगे निवेश में उतना ज्यादा बेहतर मुनाफा होगा। एक समय पर उतावलापन करके निवेश मत कीजिए, किश्तों में निवेश कीजिए धीरे धीरे करके, और जब भी बाजार में आपको गिरावट का मौका दिखता है तो उस मौके का लाभ उठा करके इन सब कंपनियों में धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाएं। हम हमारी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेहत का ध्यान रखिए और अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।